लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3 और हमारा पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन विथ n sides whose all angles are equal is n times 180 minus 360 upon n degree where n is greater than or equal to 3। क्वेश्चन पढ़िए, आपको कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? बोलिए बोलिए बोलिए। n टाइम्स 180 माइनस 360 अपॉन n डिग्री। हाँ, एक पॉलिनोमियल है जिसमें कितने साइड हैं? n साइड। नंबर ऑफ साइड्स कितने? n साइड्स। और सभी साइड्स सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड्स करते हैं। अगर सेंटर में सभी साइड्स इक्वल एंगल सबटेंड्स करते हैं तो सभी साइड्स आपस में बराबर होंगे। एंगल बराबर तो उनके अपोजिट के साइड्स भी बराबर होते हैं, ठीक है। इसलिए ये पॉलीगॉन कैसा होगा? रेगुलर पॉलीगॉन्स, जिसके सभी साइड्स बराबर होंगे, सभी एंगल्स बराबर होंगे। समझ आया? तो हमको ये बताना है कि इस पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल अगर हम ऐड करें, जितने भी साइड है इसमें n साइड, तो इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा? n टाइम 180 माइनस 360 अपॉन n डिग्री। और ये किसके लिए है? n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। व्हाट इज n? नंबर ऑफ साइड्स। एक ऐसे पॉलीगॉन के लिए जिसमें नंबर ऑफ साइड कम से कम कितने होने चाहिए? 3 या उससे ज़्यादा होने चाहिए। उसके लिए इंटीरियर एंगल का सम कितना आता है? ये जो बुक में लिखा है इतना आता है। क्वेश्चन समझ में आया? ये कौन से पॉलीगॉन के लिए वैलिड है? जिसमें कितने साइड हों? इक्वल टू 3 और ग्रेटर देन 3। लेस देन 3 के लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि लेस देन 3 साइड अगर होगा तो वो पॉलीगॉन ही नहीं होगा, सीधी सी बात। ये हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं पहले किसी लेक्चर में। समझ आया? तो इसको बनाने के 2 मेथड हैं। हर क्वेश्चन को बनाने के अल्टरनेट मेथड होते हैं। मुझे नहीं कहना चाहिए कि 2 मेथड हैं, और भी मेथड है बनाने के। एक, मैं इसको डायरेक्ट प्रूफ करके बना सकता हूँ, डायरेक्ट जो पूछ रहा है प्रूफ कर देंगे, आ जाएगा, ठीक है। दूसरा, अगर हम नहीं कर पा रहे हैं प्रूफ तो हम फिर कॉन्ट्राडिक्शन मेथड करेंगे, उसका उल्टा मानेंगे, उल्टा चीज प्रूफ करेंगे। अगर उल्टा हम प्रूफ कर लिए तो ठीक है, प्रूफ हो जाएगा बात समझे? तो आप बताइए किस मेथड से बनाना पसंद करेंगे, डायरेक्ट या कॉन्ट्राडिक्शन? हाँ, सोच लीजिए, या मैं दोनों बता दूं? हाँ, दोनों बता दें, ठीक है। पहले देखिए कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से मैं आपको बताता हूं, ठीक है। हाँ, तो पहले हम क्या करेंगे, ये मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं ना, राइट, जो स्टेटमेंट दी हुई है उसको कॉन्ट्रापॉजिटिव फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। राइट कॉन्ट्राडिक्शन फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट दिया है उसका कॉन्ट्राडिक्शन फॉर्मेट हम लिख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या बोलता है? ध्यान से सुनिए। एक ऐसा पॉलीगॉन जिसमें कितने साइड हैं? n साइड। और ये जो इंटीरियर एंगल का सम आपके बुक में जो लिखा है n टाइम्स 180 माइनस 360 अपॉन n डिग्री आना है, ये कितने साइड के लिए वैलिड है? कम से कम अगर नंबर ऑफ साइड इक्वल टू 3 होगा या 3 से ज्यादा होगा, तब इंटीरियर एंगल का सम कितना आएगा पॉलीगॉन का? n टाइम 180 माइनस 360 अपॉन n डिग्री आएगा। समझ आया? लेकिन अगर नंबर ऑफ साइड लेस देन 3 हो गया तो फिर इंटीरियर एंगल का सम उतना आएगा क्या? नहीं आएगा। तो इसी चीज को मैं उल्टा करके लिख रहा हूं ना। देखिए, फॉर नंबर ऑफ साइड, यही था ना, ए किसके लिए था? नंबर ऑफ साइड इक्वल टू 3 और ग्रेटर देन 3, तब इंटीरियर एंगल का सम पॉलीगॉन का उतना आएगा। लेकिन फॉर नॉट इक्वल टू, अगर नंबर ऑफ साइड 3 या 3 से ज्यादा नहीं है बल्कि कम है, तो फिर इंटीरियर एंगल का सम उतना नहीं आएगा। फॉर दिस sum of interior angle of n side polygon is not n 180 minus 360 डिग्री अपॉन n। यही है ना? देखो, क्वेश्चन समझ आया? ये स्टेटमेंट समझ आया आपको कि नहीं आया? हमने उसका कॉन्ट्रापॉजिटिव लिख दिया। वो क्या बोलता था कि फॉर नंबर ऑफ साइड इक्वल टू 3 और ग्रेटर देन 3 द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ n साइड ऑफ पॉलीगॉन इज इक्वल टू इतना, इज इक्वल टू इतना। लेकिन उल्टा क्या किए? अगर नंबर ऑफ साइड 3 से कम है,
3 या 3 से ज्यादा नहीं है, 3 से कम है, तो फिर इंटीरियर एंगल का सम इतना नहीं होगा, नॉट। समझ आया? तो नंबर ऑफ साइड हमने कितना लिया है, स्टार्ट करते हैं बनाना। सिंस n is not equal to or not greater than 3, then let n is equal to 1, n is equal to 2, 3 से छोटा कोई भी नंबर, n equal to 0, let us suppose n is equal to 2 मैं ले रहा हूं। दो साइड के लिए चेक कर लेते हैं, आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो ठीक। तो n की वैल्यू पुट करिए इसमें, ठीक है। देखिए therefore sum of इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन, ठीक है। इंटीरियर एंगल का सम कितना होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना, बोलो ना, नहीं होना चाहिए। चलो करके देखते हैं। तो कितना आया, n 180 माइनस 360 अपॉन n डिग्री। n कितना रखना है हमको, 2, पुट करिए, दिस इज 2, 180 डिवाइडेड बाय 2 डिग्री, दिस इज n नॉट 4। तो ये कैंसिल होके कितना बना, 180, 180 माइनस 180, 0 मल्टीप्लाइड बाय 2, 0। हो गया प्रूफ जो हमने माना था। क्या माना था, अगर साइड लेस देन 3 होगा तो सम इतना नहीं होगा, इतना नहीं होगा मतलब इतना आया, 0 आया। 0 आ सकता है क्या इंटीरियर एंगल का सम, नहीं, कुछ ना कुछ तो आएगा सम, 0 नहीं हो सकता। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, नहीं पॉसिबल है ना, 0 तो नहीं हो सकता किसी पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल का सम, इसलिए दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर पॉसिबल नहीं है तो फिर सच क्या होगा, वही होगा जो ऊपर क्वेश्चन बोल रहा था कि मोर देन 3 साइड के लिए इंटीरियर एंगल का सम इतना ही होता है। समझ आया? ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल। जी, नॉट पॉसिबल। Therefore, for n is not greater than or equal to 3, sum of interior angles of n side polygon is not equal to n time 180 minus 360 upon n डिग्री। ठीक, दिस इज अवर आंसर। ये प्रूव हो गया। समझ आया? ये आया समझ में या नहीं आया? बोलिए बोलिए बोलिए, ये चीज समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? नहीं, हाँ ठीक, यहां तक हो गया। ये कॉन्ट्रापॉजिटिव मेथड से हुआ। अब एक डायरेक्ट मेथड सुनिए। किसी भी पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल कितना होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला? किसी पॉलीगॉन में इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, ये क्लास 9th का एक छोटा सा टॉपिक है, 9th का भी नहीं है, क्लास 8 में इसको पढ़ाते हैं। शुरू के तीसरे चौथे चैप्टर में आता है, क्वाड्रिलेटरल का चैप्टर 8 में भी है। तो क्लास 8 में ये आता है कि एक क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है। आपको पता है कितना होता है? ये मैंने 10th में बताया है किसी लेक्चर में। कितना होता है, जल्दी बोलिए तो फटाफट खत्म करें इसको। इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? तो याद रखिए, एक क्वाड्रिलेटरल में एक वर्टेक्स से जितने ट्राइंगल बनते हैं, नंबर ऑफ ट्राइंगल फ्रॉम वन वर्टेक्स ऑफ पॉलीगॉन, नॉट क्वाड्रिलेटरल, कोई भी पॉलीगॉन में एक वर्टेक्स से जितने ट्राइंगल बनते हैं, नंबर ऑफ ट्राइंगल मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन। समझ आया? नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया ना? देखिए, ये एक पॉलीगॉन है कि नहीं है? ये एक वर्टेक्स है। इस वर्टेक्स से मैं एक लाइन खींच के कितने कितने ट्राइंगल बना सकता हूं? एक वर्टेक्स से लाइन खींच के कितने ट्राइंगल बना सकता हूं? कितने? 2। यहां से नहीं खींचना है, एक वर्टेक्स से एक वर्टेक्स तक। तो कितने ट्राइंगल दिख रहे हैं इसमें? ये एक ही ट्राइंगल है, ये नहीं खींचना। एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक ही आप खींच सकते हैं। तो कितने ट्राइंगल बने? ये एक ही ट्राइंगल। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल कितना है इस पॉलीगॉन में? 1। ठीक है, तो नंबर, हमारा फॉर्मूला होता है, देखिए, नंबर ऑफ ट्राइंगल मल्टीप्लाइड बाय 180, दिस गिव्स सम ऑफ इंटीरियर एंगल।
ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अब 10वीं में मैं आखिरी बार बता रहा हूँ, हालांकि मैंने पहले बताया है किसी लेक्चर में। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन निकालने का तरीका, नंबर ऑफ ट्राइंगल मल्टीप्लाइड बाय 180 करिए, इंटीरियर एंगल का सम आ जाएगा, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल देखिए ऐसा बनता है 4 साइड का। इसमें एक वर्टेक्स से कितने ट्राइंगल आप बना सकते हैं। सपोज मैं ये वाला वर्टेक्स चुनता हूं तो आप एक लाइन यहां खींचेंगे, बस। दूसरी लाइन तो ये पहले से इस वर्टेक्स तक आई है, ये पहले से इस वर्टेक्स तक आई है, तो कितने ट्राइंगल बने? 2। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने? 2 मल्टीप्लाइड बाय 180, कितना एंगल? इंटीरियर एंगल का सम कितना मिल गया? 360। समझ आया ये? यहां देखिए नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने? 1 मल्टीप्लाइड बाय 180 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ट्राइंगल में इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ये 4 साइड वाला फिगर है। 5 साइड वाला फिगर देखिए, है 5 साइड। दिस इज पेंटागन। क्या है ये? 1 2 3 4 5 पेंटागन। एक वर्टेक्स से कितने ट्राइंगल बना सकते हैं आप? तो एक मैंने इस वर्टेक्स में जोड़ दिया, एक मैंने इस वर्टेक्स में जोड़ दिया। ये पहले से जुड़ा था, ये पहले से जुड़ा था इस वर्टेक्स तक। 1 2 3 नंबर ऑफ ट्राइंगल 3 मल्टीप्लाइड बाय 180 कितना आया? 540। यही होगा, यही होगा। तो पेंटागन में इंटीरियर एंगल का सम देखो कहां? ये इन 5 एंगलों का सम कितना होता है पेंटागन में? ठीक है। हेक्सागन देखिए, हेक्सागन कैसे बनता है? 6 साइड। देखिए 1 2 3 4 5 6। एक कोई भी वर्टेक्स पकड़िए, जैसे ये वर्टेक्स मैंने पकड़ा, कितने ट्राइंगल बना सकते हैं? 1 2 3। देखिए 1 2 3 4 कितने ट्राइंगल बने? 4 बने, दिख रहे हैं आपको? सो नंबर ऑफ ट्राइंगल मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री करो, 720 डिग्री। तो इसमें इंटीरियर एंगलों का सम कितना होगा? 720 डिग्री ही होगा। इंटीरियर एंगल बोले तो ये ना, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल। तरीका समझ आया? आया कि नहीं आया? आप असल में इंटीरियर एंगल निकालने का तरीका क्या है? देखिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ ट्राइंगल मल्टीप्लाइड बाय 180, नंबर ऑफ ट्राइंगल 180, नंबर ऑफ ट्राइंगल 180, नंबर ऑफ ट्राइंगल 180। नंबर ऑफ ट्राइंगल को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा? सम ऑफ इंटीरियर एंगल मिलेगा। ये समझ आया आपको कि नहीं आया? आया। आप इसको याद कैसे रखेंगे? ट्राइंगल के लिए यहाँ 1 आता है, क्वाड्रिलेटरल के लिए 2, पेंटागन के लिए 3, हेक्सागन के लिए 4, तो हेप्टागन के लिए 5 आएगा और ऑक्टागन के लिए 6 आएगा। समझ आ रहा है? इसको याद कैसे रखते हैं? तो याद रखने का तरीका सुनिए। नंबर ऑफ ट्राइंगल कैसे लिखते हैं? एक फिगर में जितनी साइड होती है उसमें 2 माइनस कर दीजिए, उतने ही ट्राइंगल उसमें बनते हैं। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल के लिए हमने मेथड क्या निकाल लिया? n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री। n इज व्हाट? नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन। उसमें 2 घटा दीजिए तो क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ ट्राइंगल। देखिए इसमें कितने साइड हैं? 4। 2 घटाइए, 2 बचा, 2 नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आर फॉर्म्ड। इसमें कितने साइड हैं? 5। नंबर ऑफ साइड 5, 2 माइनस करिए, 3 ट्राइंगल बनेंगे। देखिए 3 ट्राइंगल बने। इसमें कितने साइड हैं? 6। नंबर ऑफ साइड इज 6, 2 माइनस कर दीजिए, 4 ट्राइंगल बनेंगे। बने तो हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या बन गया? n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180। व्हाट इज n? नंबर ऑफ साइड। अच्छा अब आ जाइए इस क्वेश्चन पर। ये समझ गए फॉर्मेट? समझ गए? इसमें जो पॉलीगॉन दिया है उसमें कितने साइड हैं? n साइड है। n साइड है तो इंटीरियर एंगल कितना आएगा? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ इंटीरियर एंगल? बस यही फॉर्मूला है, यही आएगा। आएगा कि नहीं? तो शुरू करें बनाना इसको। समझ आया? ये हम लोग डायरेक्ट प्रूव कर रहे हैं ना, तो मैं इसको मिटा नहीं रहा, यहीं से मैं इसको बना रहा हूं। ये मैंने लिख दिया है, अब मैं यहीं से बना रहा हूं इसको ना। देखिए सॉल्व अल्टरनेट मेथड। वी नो दैट sum of interior angle of triangle is इतना, इंटीरियर एंगल का सम इतना ट्राइंगल में।
अगेन ऑल्सो सम ऑफ इंटीरियर एंगल इन क्वाड्रिलेटरल, इतना क्वाड्रिलेटरल में इंटीरियर एंगल, अगेन ऑल्सो सम ऑफ इंटीरियर एंगल इन पेंटागन, इतना, अगेन आपको एक ही दो लिखना है, पूरा मत लिखिए, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इन हेक्सागन, इतना होगा, ठीक है ना। अब हमको ये समझ में आता है। सो एन साइड पॉलीगॉन के लिए क्या होगा, देयरफॉर सम ऑफ इंटीरियर एंगल इन एन साइड पॉलीगॉन कितना हो जाएगा, n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री, दिस इज n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री, दिस इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल फॉर एन साइड पॉलीगॉन, ठीक है। आप देखिए ना 180 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं अंदर में, तो ये क्या बनेगा 180n माइनस कितना 360 डिग्री, हो गया मल्टीप्लाई हो गया, 180 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिए, 180n से मल्टीप्लाई होगा तो इतना, और 182 से मल्टीप्लाई होगा तो इतना आया। अब n यहाँ भी है, n यहाँ भी है n यहाँ भी है, n यहाँ भी है, बोलो ना है, कॉमन निकाल लीजिए। तो हमने n को कॉमन निकाला, अगर यहाँ से n चला गया तो क्या बचा 180, माइनस यहाँ से n चला गया तो क्या बचा, मल्टीप्लाई करा के देखो इतना आता है कि नहीं आया, यही तो लाना था, यही तो लाना था ना कि फॉर n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू दिस। तो देखो ना n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो गया कि नहीं, हो गया कि नहीं, ये देखिए n इक्वल टू 3 के लिए ट्राइंगल में कितने साइड होते हैं, तो आप चाहें तो यहाँ ये भी लिख सकते हैं फॉर n इक्वल टू 3, फॉर n इक्वल टू 4, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड, फॉर n इज इक्वल टू 5, फॉर n इज इक्वल टू 6। तो ये कौन सा केस हुआ, मोर देन 3 तो हुआ ना, 6 से बड़ा हो छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मोर देन 3 हुआ कि नहीं, फॉर n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, मोर देन 3, समझ रहे हैं। तो हो गया ना प्रूव, बोलिए समझ आया, नहीं आया, नहीं आया। तो इन दोनों में से कौन सा मेथड अप्रोप्रिएट लगा आपको, ये वाला, और ये वाला नहीं लगा, ये ज्यादा इजी है, इसकी जरूरत भी नहीं है आपको। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो प्लीज यहां से स्टार्ट करिए, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन साइड्स पॉलीगॉन इज, ये यहां से स्टार्ट करिए, 3 लाइन का कैलकुलेशन है बस, समझ गए। वो ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है, वो हमने ऐसे ही टाइटल बनाया है ताकि 2-4 नंबर मिल जाएं, ठीक है। नंबर 2 देखिए, हमारा क्वेश्चन है प्रूव दैट द सम ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी इज 3p स्क्वायर प्लस 4p। थोड़ा सा करेक्ट करिए, n टर्म का सम ये नहीं होगा, ये p टर्म का सम होगा, तब तो वहाँ p आ रहा है ना, कौन से टर्म आ रहे हैं p, इसलिए कितने टर्म का सम होना चाहिए p टर्म का। तो नोट करिए प्रूव दैट द सम ऑफ n को काट के क्या लिखिए p टर्म, p टर्म का सम हमको प्रूव करना है, कितना होगा 3p स्क्वायर प्लस 4p इफ nth टर्म ऑफ दैट ap इज 6n प्लस 1, ठीक है, समझ रहे हैं। देखिए शॉर्टकट में लिखते हैं, हमको क्या प्रूव करना है, सम ऑफ p टर्म ऑफ एन ap इज 3p स्क्वायर प्लस 4p, ये हमको प्रूव करना है कि एक AP के p टर्म उठा के जोड़ दें तो कितना आएगा, इतना आएगा, ये हमको प्रूव करना है। उसी AP के nth टर्म हमको दिए हुए हैं, उसी AP का nth टर्म हमको दिया है कितना 6n प्लस 1, ये दिस इज गिवन, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। AP तो बहुत आसान है, आपको बिल्कुल अच्छे से आती है कि नहीं, AP चैप्टर आती है तो ये बहुत आसानी से बन जाएगा तुरंत। देखिए ये कौन से टर्म दिए हुए हैं हमको, nth टर्म, यानी ये nth टर्म का नंबर होगा,
और nth टर्म के नंबर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? an से। सो दिस इज रिटन एज an, nth टर्म का नंबर। ये हो गया। अब देखो इसमें n है, इसमें n है, अगर मैं यहाँ 1 लिख दूंगा तो ये कौन से टर्म का नंबर बन जाएगा? फर्स्ट टर्म, ये 1 आ जाएगा, फर्स्ट टर्म पता चल जाएगा। अगर मैं यहाँ 2 लिख दूंगा तो ये कौन से टर्म का नंबर बन जाएगा? तो यहाँ n की जगह 2, तो सेकंड टर्म का नंबर पता चल जाएगा। आपको फर्स्ट टर्म पता, आपको सेकंड टर्म पता, तो क्या निकाल लेंगे? कॉमन डिफरेंस। वेरी गुड, समझ आया? आया कि नहीं? तो फिर आपको p टर्म का नंबर निकालना है, निकल जाएगा कि नहीं? और सम का फॉर्मूला हम जानते हैं, देखिए 2 फॉर्मूले होते हैं सम के ना। सम ऑफ n टर्म ऑफ एन AP इज n अपॉन 2, हाँ 2a प्लस, एक फॉर्मूला ये होता है और दूसरा फॉर्मूला हाँ लास्ट टर्म, उसको हम an भी लिख सकते हैं लास्ट टर्म को, ठीक है। ये 2 फॉर्मूले होते हैं। इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए? कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म, और कौन से टर्म की वैल्यू आप निकालना चाहते हैं, कौन से टर्म का सम निकालना चाहते हैं, कितने टर्म का। तो हमको p टर्म का सम निकालना है, तो एक बार हमको यहाँ भी p रखना पड़ेगा, यहाँ भी p रखना पड़ेगा, समझ आया? और d की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी, a की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी। कितनी चीजें रखनी पड़ेगी? n a d, 3 चीजें, ठीक है। इसको अगर मैं लगाना चाहता हूं तो एक बार मैं यहाँ क्या रखूंगा? p, pth टर्म का सम निकालना है ना, p टर्म का। p फर्स्ट टर्म तो आ ही जाना है, ये क्या होगा? लास्ट टर्म, मतलब क्या ना, लास्ट टर्म नहीं, pth टर्म का नंबर, समझे ना? जैसे फर्स्ट टर्म का नंबर, सेकंड टर्म का नंबर, थर्ड टर्म का नंबर, pth टर्म का नंबर, तो इसमें p रख दो ना, तो ये कौन से टर्म का नंबर बन जाएगा? pth टर्म का नंबर। तो यहाँ pth टर्म का नंबर, फर्स्ट टर्म p, और सम निकाल देंगे, p टर्म का आ जाएगा। तो ये ज्यादा इजी पड़ेगा कि ये ज्यादा इजी पड़ेगा? नीचे वाला ज्यादा इजी पड़ेगा। आप नहीं समझ पा रहे हैं क्या? ऊपर से भी आ जाएगा, नीचे से भी आ जाएगा। AP तो बिल्कुल बाएं हाथ का खेल है आपका, अब है कि नहीं? है ना? हाँ देखिए ना, यहां से फर्स्ट टर्म क्या रखना है? फर्स्ट टर्म के लिए n की जगह, n की जगह 1, सो दिस इज 1। कितना आ जाएगा? फर्स्ट टर्म कितना आ गया? 7। सेकंड टर्म के लिए n कितना रखना है? तो यहाँ 2 रख दीजिए। दिस इज 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1, कितना आ गया? 13। थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म जरूरत है क्या? कौन से टर्म की जरूरत है? pth टर्म। सो फॉर pth टर्म n की वैल्यू क्या रखनी है? p। सो pth टर्म का नंबर 6p प्लस 1, 6p प्लस 1 हो गया, हो गया। नाउ कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहेंगे? नीचे वाला। देयरफॉर सम ऑफ pth टर्म इज इक्वल टू, क्या रखना है? p अपॉन 2, दिस इज a प्लस a p। समझ गए? नहीं समझे? पुटिंग द वैल्यूज। तो वैल्यू पुट करते हैं भाई। p तो p ही रखना है, a कितना? 7, और इसको क्या रखना है? 6p प्लस 1। तो 7 प्लस 1 कितना हो गया? 8 ना, ठीक। यहां से लेते हैं सम ऑफ pth टर्म, दिस इज p अपॉन 2, 7 प्लस 1 8, सो दिस इज 6p प्लस 8, ठीक है। p अपॉन 2 को अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं, इसमें भी और इसमें भी। तो जब ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2 6 को काटेगा, 3 बचा, 3 मल्टीप्लाइड बाय p, 3p मल्टीप्लाइड बाय p, 3p स्क्वायर, प्लस ये इसको काटेगा 4 मल्टीप्लाइड बाय p, 4p। सम ऑफ pth टर्म इज, ये आ गया, आया? प्रूव्ड, ठीक, ये बन गया। है ना आसान कि कठिन है? क्योंकि AP आती है आपको, है ना कुछ। 3 प्रूव दैट द सम ऑफ 3 सक्सेसिव इवन इंटीजर इज ऑलवेज ए मल्टीपल ऑफ 6। हमको ये प्रूव करना है कि अगर हम लगातार 3 इवन नंबर को लगातार, सक्सेसिव यानी लगातार, लगातार, समझ रहे हैं? इसी को और क्या बोल सकते हैं? कॉन्जिक्यूटिव। सक्सेसिव की जगह और क्या वर्ड आ सकता है?
लगातार आने वाले 3 इंटीजर नंबर को अगर हम सम करें तो उनका सम हमेशा कैसा आएगा? 6 का मल्टीपल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 6 का मल्टीपल? 6 सामने दिखेगा और आगे कोई नंबर इंटीजर होगा, यानी 6 के टेबल में आएगा। आप ठीक कह रहे हैं, ठीक है। तो 3 इवन नंबर हमको लेने हैं लगातार। जैसे अगर एक इवन नंबर मैं लेता हूं 4, तो इसके कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर और कौन से होंगे? 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, 6 और 8 नहीं होगा, 2 होगा। हाँ, अगर हम कॉन्जिक्यूटिव बोलेंगे तो 2 होगा, सक्सेसिव बोलेंगे तो आप 8 भी ले सकते हैं। समझ आया? लगातार आने वाले, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं 4 लेता हूं तो इसके पहले वाला भी इसके साथ लगा हुआ है और इसके बाद वाला भी इसके साथ लगा हुआ है। तो भैया यहां से देखो ना, 2 के बाद कौन? 4 के बाद कौन? तो तीनों लगातार हो गए कि नहीं? हो गए ना, हो गए ना। देखिए, लेट 3 सक्सेसिव इवन नंबर लिख लो। इवन नंबर्स आर, ठीक है। इवन नंबर कैसे लिखते हैं हमको तो नहीं पता कि कौन होंगे, लेकिन उसका फॉर्मेट हम जानते हैं। कौन सा फॉर्मेट? 2k। तो हम नंबर लिख रहे हैं, k ले लो, a ले लो, n ले लो, b ले लो, कुछ भी ले लो। मैं यहां पर ले रहा हूं 2n। पहला नंबर ये है, पहला इवन नंबर ये है। तो इसके बाद जो इवन आएगा इससे कितना ज्यादा होगा? 2। तो अगर मैं इसके बाद वाला इवन चाहता हूं तो मुझे क्या करना चाहिए? 2 ऐड कर देना चाहिए। नेक्स्ट इवन नंबर इज 2। इसके बाद वाला इवन के लिए क्या करेंगे आप? इसमें और 2 जोड़ देंगे तो 2n + 4 हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा दिखेगा। मत लो ना, इसके पहले का एक इवन नंबर सोचो। ये 2n है तो इसके पहले वाला 2n -2। समझ आ रहा है? आप चाहें तो ये और 2n + 4 भी ले सकते हैं, 3 ऐसे भी हो सकते हैं। समझ आया? ये आया कि नहीं आया? ये इवन नंबर है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमको क्या करना है? सबको क्या करना है? सम, ठीक है। क्या करना है? सम करना है, ठीक है। 2n - 2 + 2n + 2n + 2 सम कर दिए। ये मैं अलग से दिखा रहा हूं। ये तीनों इवन नंबर दिखे, सम किए इक्वल टू, देखिए कितना आएगा? 2n + 2n + 2n 6n -2 + 2 कैंसल। तो हो तो गया? नहीं समझे? n इज एनी नंबर, ये लो, n बिलोंग्स टू एनी नेचुरल नंबर, खत्म। फॉर ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर के मल्टीप्लाई में कौन आया? 6। तो ये नंबर क्या बन गया? 6 का मल्टीपल। और हमने किया क्या है? 3 इवन नंबर जोड़े हैं, वो कैसा आया? 6 का मल्टीपल आया है। तो हो तो गया प्रूफ। नहीं समझे? समझ तो गए, ठीक है। अगला प्रश्न दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। प्रूव दैट 8 इज ए फैक्टर ऑफ 2n + 3 का होल स्क्वायर -2n - 3 का होल स्क्वायर वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। हमको ये प्रूव करना है कि इस सॉल्यूशन का एक फैक्टर 8 होगा। 8 इज ए फैक्टर। फैक्टर किसको बोलते हैं? फैक्टर किसको बोलते हैं? घबराइए नहीं, सब आपके जाने पहचाने शब्द हैं। किसको बोलते हैं? नंबर क्या है देखिए। हमको क्या प्रूव करना है? 8 इज ए फैक्टर ऑफ 2n + 3 का स्क्वायर -2n - 3 का स्क्वायर। इनके सॉल्यूशन का ये एक फैक्टर होगा। फैक्टर यानी पूरी तरह से डिवाइड कर देगा, तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचना चाहिए। तो कौन सा फॉर्मेट आता है जब हम देखते हैं रिमाइंडर 0 है? आंसर है डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, मतलब रिमाइंडर आएगा ही नहीं, तो सिर्फ कौन दिखेंगे? डिवाइजर और कोशेंट। डिवाइजर कौन होगा?
कौन डिवाइजर बनेगा? अगर डिवाइजर ने डिविडेंड को पूरी तरह से डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, तो यही डिवाइजर इस डिविडेंड का क्या कहलाता है? फैक्टर। तो डिवाइजर कौन आना चाहिए? किसको फैक्टर प्रूव करना है? तो डिवाइजर के रूप में कौन दिखना चाहिए? 8 दिखना चाहिए। आया समझ में? शायद ना आया हो, शायद। डायरेक्ट मैं इसको सॉल्व करता हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 2n + 3 का स्क्वायर माइनस 2n - 3 का स्क्वायर सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, दिस इज ट्रीटेड एज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये दोनों अलग अलग हैं। 2n + 3 2n - 3, तो इसको a इसको b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a + b मल्टीप्लाई a - b, दिस इज a प्लस दिस इज b, a + b हो गया, हो गया। फिर ब्रैकेट मल्टीप्लाई में ना a - b, a कौन? 2n + 3 माइनस b लिखना है, b कौन? 2n - 3 + 3 -3 होगा कि +3 होगा? +3 होगा। नहीं समझे? ना समझे हो तो मैं एक स्टेप और लिखने को तैयार हूं। आप बोलिए ये +3 कहां से आ गया? देखिए, जब मैं a लिखूंगा, a, उसके बाद माइनस साइन लगाऊंगा, और जब b लिखूंगा तो इसको ब्रैकेट में लिखूंगा। हु इज b? ये ब्रैकेट में, क्योंकि अगर माइनस साइन पहले है तो आगे की क्वांटिटी आप ब्रैकेट में लिखेंगे। जब वो ब्रैकेट खुलेगा तो ये क्या बन जाएगा? माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। समझ गए? नहीं समझे? समझ गए, ठीक। इसको हम सॉल्व करते हैं। 2n + 2n 4n + 3 - 3 कैंसल, कैंसल। दिस इज मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, हाँ, 2n - 2n कैंसल, +3 + 3 6, 6 4 जा 24n। ओके, हमको सामने क्या दिखाना है? 8। इसमें 8 है कि नहीं? 8 हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा? 3n, बस हो गया ना। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इन दोनों का सॉल्यूशन इतना आया, और इसके बाद प्लस के बाद कोई नंबर नहीं आया, मतलब रिमाइंडर कितना? ये वही फॉर्मेट है ना, डिवाइजर कोशेंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना दिख रहा है? 0। ये रहा कोशेंट, ये रहा डिवाइजर। तो डिवाइजर ने इस डिविडेंड को पूरी तरह से डिवाइड कर दिया, और कोशेंट कितना आया डिवाइड करने में? 3n। रिमाइंडर कितना आया? 0। तो ये डिवाइजर इसका क्या कहलाएगा? फैक्टर। देयरफॉर सिंस लिखेंगे, सिंस रिमाइंडर इज 0, देयरफॉर 8 इज ए फैक्टर ऑफ ये। देख लो भैया, आपको समझ आया कि नहीं? ये प्रूव हो गया। देखो समझ आया कि नहीं आया? जांच लीजिए एक बार आप लोग। क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। प्रूव दैट इफ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 सक्सेसिव होल नंबर्स, फिर से सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 सक्सेसिव होल नंबर, 2 होल नंबर लगातार आने वाले होल नंबर, उनका स्क्वायर करके सम किया। प्रूव दैट इफ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 सक्सेसिव होल नंबर इज डिवाइडेड बाय 4, then the remainder always comes as 4, 1. रिमाइंडर कितना आएगा? 1. Prove that if the sum of squares of 2 successive whole number is divided by 4, then the remainder always come as 1. क्या मतलब है? 2 लगातार आने वाले होल नंबर का स्क्वायर करके इनको जोड़ दें, सम निकाल लें, और अगर इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। समझ आया? तो सबसे पहले हम लोग 2 सक्सेसिव नंबर मान लेते हैं। होल नंबर, नेचुरल नंबर एक ही ना है। होल और नेचुरल में किसका अंतर है? 0 का, और 0 तो हमारे काम आना ही नहीं है, तो नेचुरल नंबर ही मान के चलिए, ठीक है। लेट 2
कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स बी। एक नंबर मैं मान रहा हूं n, तो दूसरा इसका कॉन्जिक्यूटिव कौन होगा? एक नंबर है 5, तो उसका कॉन्जिक्यूटिव कौन होगा? 6। तो 5 से 6 तक जाने के लिए क्या करेंगे? 1 ऐड। तो एक नंबर n, तो दूसरा नंबर n+1। ये दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो गए होल नंबर। आप चाहें तो यहाँ इसको इंडिकेट कर सकते हैं वेयर n बिलोंग्स टू होल नंबर। होल नंबर के लिए हम लोग w यूज करते हैं, ठीक है। आप चाहें तो नेचुरल नंबर भी इसको लिख सकते हैं ना, होल नेचुरल लगभग एक जैसे होते हैं। वो न्यू नहीं है ना, ये न्यू नहीं लिखा है। दिस इज बिलोंग सिंबल एंड दिस इज होल नंबर, ठीक है। नहीं तो न्यू लाइफ पढ़ लोगे। हो गया दो कॉन्जिक्यूटिव। अब क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों होल नंबर का स्क्वायर करें और दोनों को ऐड कर दें। क्या करना है? दोनों होल नंबर को स्क्वायर करें और दोनों को ऐड कर दें, और फिर 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमेशा कितना आएगा? इसको भी बनाने के 2-3 मेथड हो सकते हैं। आप चाहें तो रिमाइंडर थ्योरम लगा के बना लें। देखिए, अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल आ जाए px = x² - 6 + 5, एक पॉलिनोमियल आ गया। एक डिवाइजर है आपके पास x - 4, ठीक है। तो ये डिवाइजर इसको डिवाइड करे और रिमाइंडर कुछ आए। वो रिमाइंडर अगर मुझे बिना डिवीजन के चाहिए तो मैं क्या करूं? डिवाइजर को 0 के इक्वल करूं तो x की वैल्यू कुछ मिल जाएगी। उस x की वैल्यू को उठा के कहां रख दूं? पॉलिनोमियल में। तो ये सॉल्व होके जो नंबर देगा वो क्या कहलाएगा? रिमाइंडर। समझ आया? दिस बिकम ए पॉलिनोमियल। इसका स्क्वायर करके ऐड करूंगा तो एक पॉलिनोमियल बन जाएगा। इस पॉलिनोमियल में किसका डिवीजन करना है? 4 का। तो 4 की वैल्यू अगर मैं इसी पॉलिनोमियल में रख दूं तो सॉल्व होके जो आएगा वो क्या कहलाएगा? रिमाइंडर। वो रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 1। समझे क्वेश्चन? तो एक तो रिमाइंडर थ्योरम से हम बना लेंगे, दूसरा ऑर्डिनरी मेथड तो है ही जो हम जान रहे हैं। किससे बनाना पसंद करोगे आप? ऑर्डिनरी मेथड से या रिमाइंडर थ्योरम लगा के? बोलिए। आखिरी प्रश्न है और मैं आखिरी बार आपको ऑप्शन दे रहा हूं। ऑर्डिनरी मेथड से बनाना चाहेंगे? ठीक है, चलिए, ओके। लेट a = मैं मान लेता हूं कि जब मैं इसका स्क्वायर करके सम करूंगा तो कुछ आएगा आंसर। वो आंसर कितना आ रहा है? a। तो मैं a को इसके बराबर लिख लेता हूं, n² n+1 का स्क्वायर। समझ रहे हैं ना? दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का स्क्वायर करके ऐड किया तो कुछ ना कुछ तो आएगा ना आंसर इसका, उसको मैं a मान रहा हूं। समझ रहे हैं? ये अब इसको सॉल्व कर लीजिए। दिस इज n², यहाँ होल नंबर का फॉर्मूला लगेगा a + b का होल स्क्वायर। दिस इज a² + b² + 2ab। हो गया n² + n² 2n² + 2n + 1। दिस इज a। ये हो गया, यानी a इतना आया सॉल्व होके। आप चाहें तो यहीं से रिमाइंडर थ्योरम लगा सकते हैं, चाहें तो यहीं से, ठीक है। इसको a ऑफ n लिख लीजिए, क्योंकि नेचुरल नंबर n दिख रहा है यहाँ, तो a ऑफ n करके पॉलिनोमियल बना सकते हैं। यहीं 4 की वैल्यू पुट करेंगे, आ जाएगा आंसर, पहली चीज। दूसरा, ऑर्डिनरी मेथड से बनाते हैं तो यहीं से बनाएंगे। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है कि अगर इसको 4 डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? क्वेश्चन भी तो कुछ ना कुछ आएगा ना, डिवाइड करने पे आएगा ना। देखना, सिमिलरली हमने 4 से डिवाइड किया, क्वोशेंट कितना आया? Q। रिमाइंडर कितना आना है? 1। किसको? इसी को। ये लिखूं चाहे ये लिखूं, एक ही चीज है ना, दोनों तो बराबर लिख चुका हूं मैं। तो अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर कितना आता है? 1। देखो 4 से डिवाइड कर रहा हूं, क्वोशेंट तो कुछ ना कुछ आएगा ना डिवाइड करने पे। ये फॉर्मेट समझ आया कि नहीं? ये आएगा, यही बोलता है क्वेश्चन ना, कि अगर हम दो होल नंबर को स्क्वायर करके ऐड करें और 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमेशा कितना आएगा? 1। तो देखो ना, दो होल नंबर को स्क्वायर करके ऐड किया। अब अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करता हूं तो इसको लिखूंगा कैसे? इसको 4 से डिवाइड करना है तो ये क्या बन गया? डिविडेंड। 4 से डिवाइड करना है तो क्या बन गया? डिवाइजर।
कुछ ना कुछ डिवाइड होने के बाद आंसर आता है जिसको क्वोशेंट बोलते हैं। रिमाइंडर कितना आया, तो इधर क्या लिखते हैं, डिविडेंड, ये डिवाइजर, क्वोशेंट, रिमाइंडर। ये डिविडेंड में चाहे इसको लिखूं, चाहे इसके सामने मैंने ए लिखा है ए लिखूं, बात वही है, बात वही है। अब मैं चाहूं तो यही लिख देता हूं जो आप देखना चाह रहे हैं यहाँ, ठीक है ना। ओके, ये हो गया। ए की वैल्यू मैं कितना ला चुका हूं यहाँ, 2n स्क्वायर 2n प्लस 1 इज इक्वल टू 4q प्लस 1 हुआ। 1 दोनों तरफ से कैंसिल हो गया। 4 मैंने इसके नीचे भेज दिया, 2n स्क्वायर 2n अपॉन 4 इज इक्वल टू q। समझ आ रहा है। यहां से 2 कॉमन निकाल के इसको कैंसिल करा दिया, तो ये कितना बचा, n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2 इज इक्वल टू q। और एक स्टेप चाहे तो यहां से n भी कॉमन निकाल लें, n प्लस 1 अपॉन 2, दिस इज q। तो q की वैल्यू कितनी मिल गई, q इतना मिल गया। यहां q रख सकते हैं और a को क्या रख सकते हैं, ये है ना a, सो दिस इज इक्वल टू दिस। पुट करें, आ रहा है कुछ कुछ समझ। देयरफॉर a की जगह क्या लिखना है मुझे, ये n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, a किसके बराबर था, 4q प्लस 1, दिस इज 4। q की वैल्यू कितनी आ गई, ये प्लस है डिवाइडेड बाय 2, दिस इज q एंड दिस इज 1। ये दिखा, दिखा। इस स्टेटमेंट को पढ़िए, n और n प्लस 1 क्या थे, होल, कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर जो क्वेश्चन में कहे गए थे। इसका हमने क्या किया, दोनों का, और क्या किया, ऐड, दोनों को ऐड किया। उसके बाद ये कौन सा फॉर्मेट है, ये डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशेंट, रिमाइंडर है। ये है डिवाइजर, ये है क्वोशेंट। तो इसको हमने किससे डिवाइड किया, 4 से। क्वोशेंट इतना आया और रिमाइंडर कितना दिखा, 1। सिंस रिमाइंडर इज 1, देयरफॉर प्रूव्ड, हो गया प्रूव्ड। रिमाइंडर 1 आया ना 4 से डिवाइड करने पर, आया कि नहीं आया, आया। ऑर्डिनरी मेथड ये है। अगर हम फैक्टर थ्योरम लगाना चाहते तो कैसे लगाते, जस्ट 1 मिनट, ओनली 1 मिनट वी टेक। देखिए ये इक्वेशन बना था, इसको हम क्या मान लेंगे, पॉलिनोमियल। देखिए ना, अल्टरनेट, डिवाइड करने वाला कौन, 4। पॉलिनोमियल में किसकी वैल्यू रखते हैं, जो डिवाइड करने वाला होता है, डिवाइजर का। तो सॉल्व होके जो आता है वो क्या मिलता है, रिमाइंडर। सपोज दिस इज पॉलिनोमियल, यहां तक तो सॉल्व करते आओगे। यहां से मैं उठा रहा हूं ना, a ऑफ n, पॉलिनोमियल ऐसे लिखते हैं ना, p ऑफ x, a ऑफ n, क्योंकि n के टर्म्स में बन रहा है, समझ रहे हो, इज इक्वल टू 2n स्क्वायर 2n प्लस 1। ठीक है, हमको क्या पुट करना है, n इक्वल टू 4 फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम। समझ रहे हैं ना, ये डिवाइजर है डिवाइजर, 4 डिवाइड करने वाला है, तो 4 की वैल्यू रख सकते हैं यहाँ। तो देखिए, देयरफॉर a ऑफ 4 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 4 प्लस 1 हो गया। 4 4 जा 16, 2 जा 32, 4 2 जा प्लस 1, 32 और 8 40 प्लस 1 हो गया। फिर से देखिए ना, इसको मैं तोड़ रहा हूं, दिस इज रिटन एज 4 इंटू 10 प्लस 1, दिस इज a ऑफ 4। क्या समझे आप, ये कौन सा फॉर्मेट है, दिस इज डिविडेंड, डिवाइड होने वाला पॉलिनोमियल, और ये कौन है, ये है, यही चीज बन गई। फिर से 2 होल नंबर के स्क्वायर का सम, ये वही ना है, a ऑफ n। तो इसको किससे डिवाइड किया, डिवाइजर की जगह पे कौन है, 4। रिमाइंडर, ये क्वोशेंट कितना आया, 10, रिमाइंडर कितना आया, 1। फिर से प्रूव हो गया, रिमाइंडर 1। आया समझ में कि नहीं आया, वही चीज है, वही चीज हो गया। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है।
अब आपके जो क्यूरीज हो, डाउट्स हो इस चैप्टर से रिगार्डिंग, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। समझ आया?